मेहंदी ब्लाउज वाली गरीब बहू। मधु, तुम बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हो। तुम्हारी मेहंदी देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम बिना सीखे इतनी सुंदर मेहंदी लगाती हो। अपनी शादी की मेहंदी भी मैं तुमसे ही लगवाऊंगी। शादी की बात पर मधु की आंखें डबडबा जाती है। मधु के हाथों ने अब तक न जाने कितने ही हाथों पर मेहंदी लगाई थी, मगर गरीबी और सांवले रंग के कारण हर बार घर आए रिश्ते मधु को ठुकरा कर चले जाते थे। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर इंसान में एक कमी के साथ एक खूबी भी देता है। मधु बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती थी, जिससे गांव की औरतें हर तीज त्योहार पर उससे ही मेहंदी लगाने आती थी। कुछ ही दिनों में मधु की शादी अखिलेश के साथ हो जाती है। आओ नई बहू, हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। मधु गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी उसकी ननद गुंजन मधु के हाथों में रची मेहंदी देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके हाथों की मेहंदी के डिजाइन कितने सुंदर है और मेहंदी भी कितनी गाढ़ी रची है। आपने अपनी मेहंदी कौन से पार्लर से लगवाई? ननन जी, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मधु बहू, और बहू बेटियों के हाथों में ये सब हुनर तो होना ही चाहिए। जा बहू, तू जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। फिर मधु अपने पति अखिलेश के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत ही कच्ची और टूटी फूटी हुई थी और जमीन पर बस एक फटी हुई चटाई बिछी थी। मधु, तुम्हारे आने से पहले मैं इस कमरे में अकेला सोता था। मधु, तुम्हें तो पता ही है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ और उसी से घर की रोजी रोटी चलाता हूँ। अजय, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। जब घर में कमाने वाला एक हो तो गृहस्थी चलाना कितना कठिन होता है। मगर भगवान का शुक्र है, हमारे सर पर छत तो है। भले ही मधु का रंग सांवला था, मगर उसके स्वभाव ने अखिलेश का दिल जीत लिया था। बहुत ही जल्द मधु अपने गरीब ससुराल में ढल गई। फिर एक दिन जब मधु बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तभी वो मेहंदी के ढेरों पौधे देखकर रुक गई। अरे वाह, कितने सारे मेहंदी के पौधे हैं। इन्हें तोड़कर घर ले जाती हूँ। मधु मेहंदी के पत्ते तोड़कर मेहंदी के पौधे की एक मोटी सी कलम तोड़कर घर लाकर घर के आंगन की मिट्टी में बो देती है। गुजरते वक्त के साथ अब मानसून का महीना शुरू हो जाता है और उस दिन की बरसात कहर बनकर उस गरीब बहू के घर पर आ गिरती है। जब गरीब बहू के कमरे की छत कच्ची और कमजोर होने के कारण ढह जाती है, जिसके बाद मधु, उसका पति अखिलेश और उसकी सास और ननद भी एक ही कमरे में गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुनो जी, राशन खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दे दो। मधु, अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक राशन लेकर आता हूँ। ये बोलकर अखिलेश रिक्शा लेकर निकल जाता है। जहाँ पूरा चौक बाजार बारिश के पानी से भरा होता है, जैसे तैसे एक सवारी उसके रिक्शे पर बैठता है। तभी उसका रिक्शा खड्डे में फंस जाता है और रिक्शे का टायर फट जाता है। हताश होकर वो जैसे तैसे रिक्शा को खींचकर घर लाता है। अजी, ये क्या हो गया? मधु, बड़ी मुश्किल से एक सवारी बैठी थी और ये हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक रुपया नहीं है कि रिक्शा ठीक करवाऊं। अजय, आप चिंता मत करो, भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेगा। इतने में गांव की सबसे अमीर माया वहां आती है। अरे मधु बहू, आज शाम को मेरी बेटी किंजल की मेहंदी है, तो आ जाना। जी ठीक है काकी। शाम को मधु अपनी सास ननद के साथ मेहंदी में आती है। कुछ देर बाद, मम्मी, इतनी देर हो गई, ये मेहंदी वाली कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे किंजल, उसने इन मौके पर आने से मना कर दिया। माया आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेहंदी लगानी आती है। किंजल को मैं मेहंदी लगा दूंगी। किंजल जल्दी से हाथ आगे बढ़ा देती है और मधु उसे बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, जिससे सभी मधु की जमकर तारीफ करते हैं। और माया खुश होकर मधु को 500 रुपए दे देती है, जिसमें से मधु आधे पैसे से घर के लिए राशन खरीद कर बाकी के पैसे अखिलेश को रिक्शा ठीक करवाने के लिए दे देती है। अगले दिन से अखिलेश रिक्शा चलाने लगता है। सुनो भैया, जल्दी से प्लाजा बैंक्वेट ले चलो। जी मैडम जी। पल्लवी जैसे ही रिक्शे पर बैठती है तो टाइट होने के कारण उसकी ड्रेस बैक साइड से फट जाती है। ओह नो, ये अभी ही होना था। शिट शिट शिट। क्या हुआ मैडम जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? भैया, मेरी ड्रेस फट गई है, क्या करूं? मैडम जी, यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, शायद वहाँ मेरी पत्नी आपकी कोई मदद कर दे। थोड़ी देर में अखिलेश पल्लवी को अपने घर लाकर मधु को सारी परेशानी बताकर वहाँ से चला जाता है। देखो ना, मेरी ड्रेस फट गई है और मुझे इमीडिएटली अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट फंक्शन में पहुँचना है। तुम कुछ कर सकती हो? मैडम जी, मुझे 10 मिनट दीजिए। ये बोलकर मधु पल्लवी की ड्रेस के फटे हुए हिस्से को काट देती है
ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी ड्रेस को और भी ज्यादा बर्बाद कर दी। अब ये बैकलेस ड्रेस मैं फंक्शन में पहनकर कैसे जाऊंगी? मैडम जी, आप मुझ पर यकीन रखिए और घूम जाइए। पल्लवी मधु की तरफ पीठ करके बैठ जाती है। इसके बाद मधु उसकी बैकलेस ड्रेस बहुत ही खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बना देती है। गरीब बहू का बनाया हुआ मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन पल्लवी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ओह वाओ, इट्स फैबुलस। तुमने तो मेरी बैकलेस ड्रेस को इस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन से पूरी तरह कवर कर दिया। आई लव दिस, थैंक यू सो मच। ये बोलकर पल्लवी अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाल कर उस गरीब बहू को देकर चली जाती है। वहीं पल्लवी जब मीता की मेहंदी फंक्शन में पहुंचती है तो सभी लड़कियां उसकी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को देखती रह जाती है। ओह वाओ पल्लवी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। इस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन वाली ड्रेस में तू कहर ढा रही है। मुझे भी अपनी वेडिंग के लिए ऐसी ही मेहंदी वाली ब्लाउज बनवाना है। तू मुझे इस पार्लर वाली का कांटेक्ट नंबर शेयर कर दे। मीता, मेरा ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन किसी प्रीशियस पार्लर वाली ने नहीं बनाया, बल्कि एक गरीब के हाथों की मेहनत है। शादी से एक दिन पहले पल्लवी मीता को लेकर मधु के ससुराल आती है, जहां मधु के घर के गरीब हालत देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है। मधु भाभी, आपसे मिलने कोई आया है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? कैसा गया फंक्शन? फंक्शन बहुत ही फैबुलस था और तुमने जो मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया था सभी को पसंद आया। वैसे ये मेरी सहेली मीता है, कल इसकी शादी है, इसे भी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाना है। वैसे शादी का लहंगा है, देखकर बताओ इस पर कौन सा ब्लाउज डिजाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। और ब्लाउज डिजाइन के साथ मुझे हाथ पैरों पर भी वेडिंग मेहंदी लगवानी है, तो मैं तुम्हें 25,000 दे दूं। 25,000? अच्छा, तो फिर 30,000 ले लेना। इतनी बड़ी रकम सुनकर मधु अपनी गरीब सास ननद को देखने लगती है। फिर मधु जल्दी से मेहंदी पीस कर उसे कई सारे कोन तैयार कर लेती है। मैडम जी, आपका शादी का लहंगा बहुत हैवी है और आपका ब्लाउज फ्रंट से बैक नेक और पीछे से बैकलेस है। इस पर नेकलेस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन सबसे खूबसूरत लगेगा। ओ, वही बना दो, बस मैं शादी में अच्छी लगूं। इसके बाद मधु बड़ी ही बारीकी के साथ मीता को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाकर देती है, जो कि देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत था। मीता और पल्लवी के बाद धीरे धीरे बहुत सी लड़कियां उस गरीब बहू के घर खास एक खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगवाने के लिए आती है, जिससे मधु को अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिससे वो सबसे पहले अपने ससुराल वालों के रहने के लिए एक पक्का घर बनवाती है। ये मधु के हाथों का हुनर और उसकी कड़ी मेहनत का फल था, जो उसने अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके आज अपने गरीब हालातों को पूरी तरह से बदल दिया था। बबीता देवी अपनी 2 बहुओं, बेटों और पति के साथ रहती थी। बबीता की एक बहू बिल्कुल काली थी, तो वहीं महक गोरी चिट्टी और सुंदर थी, जिसकी वजह से सभी महक को ही प्यार किया करते थे। महक बहू, अरे महक बहू। जी मम्मी जी। देख बहू, मैं तेरे लिए कितना सुंदर हार लेकर आई हूँ। देख, इसका रंग और डिजाइन कितना प्यारा है, तेरे गोरे रंग पर बहुत जचेगा। दिखाइए जरा। ठीक ठाक ही है। चलिए, आपकी खुशी के लिए मैं इसे रख लेती हूँ। महक इतराती हुई अपनी सास के हाथों से हार ले गई। वहीं पास में खड़ी राधा भी ये सारा मंजर देख रही थी। अरे काली माई, ऐसे घुर घुर कर क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ। जानती हूँ तेरी काली नीयत इसके ऊपर पड़ रही होगी। अरे सुन, मैं तुझे एक बात बता दूं, ये गहने आभूषण बस गोरी लड़कियों पर ही अच्छे लगते हैं। काली लड़कियों पर तो हर चीज कलंक ही दिखाई देती है। बबीता ने बिना बात ही राधा को बहुत सुनाया। बेचारी राधा दुखी हो गई, लेकिन वहां उसके आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं था। हे माँ, गोरा और काला है तो दोनों रंग ही है ना, ये दुनिया इनमें इतना भेदभाव क्यों करती है? राधा रोते हुए ये बातें बोल ही रही थी। इसी तरह देखते देखते दिन बीत गए और बरसातें लग गईं। दोनों ही बहुओं की अपनी ससुराल में पहली बरसात थी। अरे काली राधा, मेरा मतलब काली जीठानी, इधर आ। सुबह का समय था। महक खिड़की के पास खड़ी हुई थी। राधा को उसकी बात का थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन अब उसे सबकी आदत पड़ चुकी थी, तो उसने ज्यादा उसकी बात को दिल पर नहीं लिया और उसके पास चली गई। देख तो जरा, आसमान में बिल्कुल तेरे जैसे बादल छा रहे हैं। एकदम काले कलूटे। महक जोर जोर से हंसकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। चल कर लो, अब बहुत हुआ मजाक। जाकर मेरे लिए कड़क सी चाय बना कर ला। और हाँ,
उसमें पत्ती जरा कम डालना, वरना चाय में मुझे तेरी ही सूरत नजर आएगी। जरा जुबान को संभालो महक, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई भी हक नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी? अरे तेरी औकात मेरे कदमों से भी कहीं नीचे है। शुक्र मना कि मैं तुझसे बात करती हूँ। अरे तेरा सौभाग्य है जो मैं तुझसे बोला करती हूँ, बात करती हूँ, वरना। क्या वरना? बोलो, क्या वरना? बस अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो गई और उनके लड़ने की आवाज सुनकर उनकी सास महक का पति और ससुर वहां आ गए। अरे ये सुबह सुबह कैसा शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? सभी को देखकर चालाक महक एकदम से सीधा बनने का नाटक करने लगी। ससुर जी, सासू माँ, मैं ना राधा जी से बस एक कप चाय को बोला था तो ये इस बात पर मुझसे लड़ने लगी। सच भाभी, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा पूरा दिन मेरी पत्नी कामों में लगी रहती है, सभी की सेवा करती है, और आप हो कि उसे एक कप चाय भी नहीं दे सकती हो। बड़ी बहू, तेरा काम इस घर को बांध कर रखना और सभी की सेवा करना, जिम्मेदारियां लेना है, और तू है कि अपनी तरह बस अंधेरा फैला रही है। अरे छोटी बहू पूरे दिन मेहनत करती है तो क्या तू उसकी इतनी सी बात नहीं सुन सकती है? ये काली माई तो ऐसी ही है, हमेशा महक की खूबसूरती और अच्छाइयों से जली मरी जाती है। वो तो महक ही है जो अभी तक इसके साथ रह रही है, वरना ये काला शिया घर में रखने लायक थोड़े ही है। सभी ने राधा को बहुत सुनाया और बेचारी राधा को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। राधा बहुत ज्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। माँ, हम लोग काम पर जा रहे हैं। मैं भी। राधा का देवर और ससुर दोनों काम पर चले गए। ये तो चले गए, अब मैं भी आराम करने चली जाती हूँ। सुन महक, तू कमरे में जा रही है तो उस काली कलूटी को मेरे पास भेजती जाना। अभी तक इस कालिये ने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई है। ठीक है। महक राधा के कमरे में गई और बोली, सुनो काली माई, तुम्हें माँ जी नीचे बुला रही हैं। ज्यादा आराम मत फरमाओ और माँ जी की बात सुनो। वैसे भी आराम घर के मालिक करते हैं, ना कि नौकर। महक ने राधा को खूब सुनाया, लेकिन इस बार राधा कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपनी सास के पास चली गई और वापस से घर के काम करने लगी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। बेचारी राधा अपनी ससुराल के अत्याचारों को होठ सिलकर बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन एक दिन बरसात के कारण राधा का पति कैलाश ऑफिस से जल्दी घर लौट आया, जिसकी वजह से उसने राधा पर होने वाले अत्याचारों को देख लिया। ए काली, देख मौसम कितना सुहावना है, जा मेरे लिए पकौड़े बनाकर ला। जी, और हाँ, उन्हें अपनी तरह जला मत देना, मुझे गोल्डन गोल्डन पकौड़े पसंद है। राधा पकौड़े बनाने चली गई। राधा के जाने के बाद कैलाश घर में इस तरह से आया जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। राधा कहाँ है? राधा रसोई में है। राधा, राधा! जी कैलाश जी, आप आ गए? मेरे साथ कमरे में आओ। जी, अभी मैं पकौड़े बना रही थी, आप चलिए मैं आती हूँ। कैलाश कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राधा भी कमरे में पहुंची। जी। राधा, तुम ठीक हो? आपको क्या हुआ? मेरे घर में तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब मुझे इस सब की आदत हो गई है। कैसे? देखो राधा, मैंने माना कि बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन जहाँ तुम्हारी इज्जत न हो वहाँ ये बातें लागू नहीं होती हैं। तुम्हें अपनी अहमियत को समझना होगा। लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ। कैलाश राधा को लेकर नीचे गया और बोला, माँ, मैं और राधा 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। बरसात की वजह से मेरे ऑफिस की छुट्टी है और ये हमारी पहली बरसातें भी हैं। हैं? बिल्कुल नहीं। माँ, ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। कैलाश ऐसा बोलता हुआ राधा का हाथ पकड़कर घूमने निकल गया। वो दोनों आपस में बहुत एंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से राधा के सारे दुख दर्द मिट गए। तो वहीं दूसरी तरफ, बहू जरा खाना बना ले। आर यू ओके? बुढ़िया, खुद बनाओ, मुझसे उम्मीद भी मत रखना। खुद बनाओ, खुद खाओ। तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए खाना बनाकर मुझे मेरी स्किन को खराब थोड़े ही करना है। महक ने अपनी सास को खूब सुनाया और वो खाना खाने बाहर चली गई। बबीता को खुद ही घर का सारा काम करना पड़ा। अरे आज तो मुझे मेरी नानी दादी सभी याद आ गए। ये काम तो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। बबीता ने उस दिन बहुत काम किया। अगली सुबह, बबीता बहू, अरे अभी तक भी नाश्ता नहीं बनाया है तुमने। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है।
ला रही हूँ। जब से ये राधा गई है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ ही कट गए हों। राधा बहुत काम करती थी और हम बेवजह उस बेचारी को सुनाते रहते थे। अरे नालायक, तेरी बीवी कहाँ है? वो सो रही है। यह कोई सोने का समय है? बबीता, राधा को फोन मिला और उसे यहाँ वापस बुला। बबीता ने शर्मिंदगी के साथ फोन मिलाया और राधा से माफी मांगी। आजा बहू, तेरे बिना तो ये घर उजड़ चुका है, आजा। कौन है राधा? माँ है, हमें बुला रही हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ खुद तुम्हें बुलाएगी। अब ये तुम्हारी अहमियत को समझ गए हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। राधा कैलाश के साथ घर पहुंच गई। घर जाते ही सभी ने राधा से माफी मांगी। सभी को ऐसा करता देख महक को भी उसकी गलती महसूस हुई और उसने भी राधा से माफी मांगी। राधा भले ही सांवली हो, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है और मुझे मेरी राधा पर गर्व है। अब आप सभी ऐसे माफी मत मांगिए। देखिए मौसम कितना सुहावना है। मैं सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। उस दिन सभी ने साथ मिलकर खुशी खुशी पकौड़े खाए और फिर कभी भी किसी ने राधा और महक के बीच भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।